एनसीपीयूएल के जो चेयरमैन हैं वो जाहिर है कि वो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, तो उस निस्बत से भी इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक क्या रहा होगा। तो मैं नहीं समझता, और जिस तरह से मैंने कुछ लोगों को सुना भी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वक्ती बर्बादी है। इनको इतना शऊर भी नहीं है कि आज की सियासत किस सिमत में जा रही है और किन हालात में हिंदुस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, और उसमें फिर उर्दू का स्टेटस आज के पस मंज़र में देखिए तो क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 दिन इन्होंने ज़ाया किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ये थे डॉक्टर सैयद अफरोज अशरफी, उर्दू के बड़े समालोचक डॉक्टर वहाब अशरफी के बेटे और कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर। अफरोज अशरफी एनसीपीयूएल यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की ओर से पटना में आयोजित हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस सेमिनार का थीम था उर्दू जबान का मुस्तकबल एट विकसित भारत 2047 के तनाजुर में। इसे हिंदी में कहेंगे उर्दू भाषा का भविष्य विकसित भारत 2047 की पृष्ठभूमि में। अफरोज अशरफी ने अपनी प्रतिक्रिया में आरएसएस का जिक्र किया है, साथ ही बड़ी गंभीर टिप्पणी की है कि उर्दू वालों को न तो मौजूदा दौर की सियासत की समझ है और न ही उर्दू के विकास में आ रही रुकावटों का कोई अंदाजा। हम अफरोज अशरफी की बातों को न तो रद्द कर रहे हैं और न ही इंडोर्स कर रहे हैं, बल्कि हम इस बहाने कुछ तथ्यों को पेश कर रहे हैं जिनसे उर्दू के भविष्य का आकलन करने में आप सभी को आसानी होगी। अभी हाल ही में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इसके प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के ज्ञान भवन में कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारी पहचान तो एक ही है, हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, हिंदी हैं। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल कर, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देख सकते हैं। हिंदी की बात आई तो आपको गृह मंत्री अमित शाह की वो बात याद आ गई होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब अंग्रेजी बोलने पढ़ने वाले खुद पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। भुवन मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। कोई संकट नहीं है, मेरी बात याद रखना। हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। बात अंग्रेजी की निकली है तो टाइम्स ऑफ इंडिया की चर्चा कर लें। 31 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में इतिहासकार ईरा मुखर्जी का एक लेख छपा है। लेख में ईरा मुखर्जी ने लिखा है कि 7वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है उसमें से इतिहास की 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमेन को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। ये 2 महिलाएं हैं रजिया सुल्तान और नूरजहां। नूरजहां चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की आखिरी बीवी थी। मुगल शासनकाल में नूरजहां इकलौती ऐसी पावरफुल और प्रभावशाली महिला थी जिसे जहांगीर के समानांतर शासक माना जाता था। जहां तक रजिया सुल्तान का ताल्लुक है, वो साउथ एशिया की पहली महिला शासक थी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की वो ऐसी शासक थी जिसने अपने नाम में सुल्तान लगाया था। यही नहीं, उसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए ईरा मुखर्जी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि सदियों से जिन 2 मुस्लिम महिला शासकों की कहानियां हिंदुस्तानी लड़कियों को इंस्पायर करती थी, उन्हें मोदी सरकार में बच्चों के टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। अब हम वापस एनसीपीयूएल के सेमिनार की तरफ लौटते हैं। अफरोज अशरफी आरएसएस की शाखा का जिक्र करते हुए एक बेहद गंभीर सवाल उठाते हैं कि 2047 तक उर्दू जिंदा रहेगी या नहीं। देखिए, जो मौजू रखा गया उर्दू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एट 2047, ये एक 100% पॉलिटिकल इशू था। इस पर कोई अदबी सेमिनार उर्दू में किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की भी बर्बादी है, रिसोर्सेज की भी बर्बादी है, और उर्दू दानिश्वरान को शायद ये उनके तसव्वुरात में ये बात रही होगी कि 1947 में भारत कैसा होगा और उर्दू की क्या सूरत हाल होगी। इस पे एक विजन कौन सा लाएंगे हम,
क्या एंटिसिपेट करेंगे? अभी उर्दू का जो स्टेटस हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट की का जो इंडिफरेंस हम देख रहे हैं, उससे तो हमको नहीं लगता कि 20 से 147 तक उर्दू रह भीगी। ये भी एक सवाल अपने आप में है। आप पे के क्या दलाइल हैं ये कहने के कि उर्दू रहेगी ही नहीं? उर्दू रहेगी या नहीं रहेगी, सवाल है कि ये एक तो देखिए, कोई भी सियासतदान हो, उसका ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जाहिर है ज़बान मरती नहीं है, लेकिन ज़बान को पढ़ने वाले जब खुद बेजार हो जाए ज़बान से, तो ज़बान का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। और जहाँ तक मौजू आपने रखा सेमिनार का, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी वहाँ पे दानिश्वर हो, अदीब हो, खतीब हो, जो भी हो, उसको ये मालूम होगा कि उसे किस मौजू पे बोलना है। कतई नहीं। तो मौजू तो दिया गया था। भाई तो मौजू को समझने की ज़रूरत है ना। अब आप उसको देख रहे हैं लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, कि अदब के कॉन्टेक्स्ट में 2047 में उर्दू अदब की क्या सूरत हाल होगी, इसको आप कैसे देखेंगे? आप कौन सा विजन लाएंगे जिससे आप क्या एंटिसिपेट कर लें कि हमारे उर्दू का स्टेटस क्या होगा 2047 में? तो ये बिल्कुल एक शाखा की तरह था, समझिए कि 3 दिन का शाखा चला। और ये इस पे जो है जैसे शिशु सदन में जो क्लासेस चलते हैं, उसी तरह का ये सेमिनार था। और मैं कतई नहीं समझता हूँ कि सेमिनार की कोई ऐसी अदबी हैसियत रही हो या इसका अदबी मिजाज रहा हो, इसलिए कि उसमें दानिशवरान तो बहुत थे इसमें, सो कॉल जो नाम नेहाद अभी का आपके पास जो ना, एक तो एक उर्दू, एक चीज़ और मैं आपको कहूँ कि अभी देखिए उर्दू की जो सूरत हाल है हिंदुस्तान गिर सतह पे, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो विजन एट 2047 पे बात कर सके। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। एनसीपीयूएल केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। एनसीपीयूएल की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में इसे 86 करोड़ 90 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिले थे। एनसीपीयूएल की स्थापना का मकसद देश भर में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है। इसी मकसद के तहत पिछले 22, 23 और 24 अगस्त को पटना के बाबू टावर में सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार का उद्घाटन बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सेमिनार के दौरान अलग अलग विषयों पर 2 दर्जन से ज्यादा वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार के एक दूसरे वक्ता अशरफ अली बस्तवी से भी हमने 2047 में उर्दू की सूरत हाल पर बातचीत की। अशरफ अली न्यूज पोर्टल एशिया टाइम्स के एडिटर हैं। सेमिनार को अगर आप देखें पहले दिन से लेकर के आखिरी मजलिस तक, ऑडियंस के एतबार से और वहाँ पर जो सब्जेक्ट डिस्कस हुए हैं उस एतबार से, दोनों एतबार से वो कामयाब कह सकते हैं आप इसे। बहुत सारे मौज़ूआत 2047 में जब भारत विकसित भारत होने का ऐलान करेगा, उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान विकसित भारत के तौर पर ऐलान होगा, तो उस वक्त भाषा के तौर पर उर्दू ज़बान उस वक्त के जो चैलेंजेस हैं, उस वक्त की जो का जश्न है, उसमें कहाँ खड़ी होगी, इसको लेकर के एक एनसीपीएल ने प्रोग्राम बनाया था। सबसे बड़ी बात जो आती है कि उर्दू टेक्नोलॉजी के हम है कि नहीं है, अभी बहुत पीछे है। तो उसमें यह है कि भाई यूनिकोड सबसे बड़ा एक मसला है कि हमारे जो कंटेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जेपीजी फाइल में मौजूद हैं। हमारे जो अखबारात इंटरनेट पर पढ़ते होंगे वो भी अपने पीडीएफ या जेपीजी फाइल डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सर्चेबल मैटर में नहीं आता। बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, बहुत सारे रिसाले छपते हैं, वो इसी तरह डाल दिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो इंटरनेट पर जो मवाद अवेलेबल है, जिस पर सर्च में आता है, वो इन्हें सर्च नहीं करता, जिसकी वजह से इनका जो कंटेंट है कमज़ोर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरनेट पर यूनिकोड में चीज़ें अपलोड की जाएँ और डाली जाएँ, डालने का तरीका बनाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मवाद उसके पास होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खुद गूगल है, जितने भी हैं वो सब उसको रीड कर पाएंगे। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। और जैसे नस्तालीक का जो मसला है, नस्तालीक बहुत सारे मोबाइल के ऐप में वो बराबर काम नहीं करता। अब उसे नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है और उसमें भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम आहंग किया जाए। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आगे बढ़ाना है, लेकिन अब इस वक्त अगर ये लोग जो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, एनसीपीयूएल, चूँकि एनसीपीयूएल एक सेंट्रल अदारा है, सबसे बड़ा अदारा हिंदुस्तान का, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए है, तो लैंग्वेज के फ़रोग़ के लिए है, और उसके पास बजट भी है, उसके पास आइडियाज़ भी हैं, मैंडेट भी है। तो मेरा अपना उनको सजेशन यही रहा है कि देखें, आपने जो डिस्कशन किया है या करते हैं, आने वाले दिनों में करेंगे, उसके जो आउटकम है डिस्कशन के, सेमिनार के आउटकम हैं, जब तक उसकी रोशनी में अपने मैंडेट को रिव्यू नहीं करेंगे आप
और अगर आपके मैंडेट में वो चीज़ आती है तो उस पर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप उस वक्त 2047 में उन दूसरी ज़बानों के साथ खड़े नहीं हो सकते। इस बीच अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने वाले संगठन उर्दू काउंसिल हिंद का कहना है कि जिस बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है वहां शैक्षिक संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक उर्दू को खत्म करने की शुरुआत कर दी गई है। आप कहीं भी देखेंगे संग बुनियाद अगर लगा है तो उसमें सिर्फ हिंदी रहता है, उर्दू नहीं रहता, जबकि दूसरी सरकारी ज़ुबान की हैसियत से हिंदी के साथ उर्दू में रहना लाजमी है। ज़रूरी मैंने कहा लाजमी है, लेकिन आप सड़क के किनारे अगर नामों की तख्तियाँ देखेंगे या कहीं भी और देखेंगे तो उसमें सिर्फ हिंदी होती है, उर्दू नहीं होती है। उर्दू को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, उसमें हम उर्दू वालों की भी कुछ हद तक कमी है कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, जोर नहीं दिया, उस तक पहुँचे नहीं। कहने को दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, लेकिन अमली तौर पर बिहार सरकार उर्दू को वो दर्जा वो मुकाम नहीं दे रही है जो उर्दू को मिलना चाहिए। ये सिर्फ कागज़ पर है, पढ़ने में आज उर्दू नहीं है। आज मैट्रिक में उर्दू की लाजमियत ख़त्म कर दी गई, मानक मंडल से उर्दू टीचर को हटा दिया गया। बिहार में उर्दू है कहाँ? खुले तौर पर सरकार इम्तियाजी सलूक कर रही है। आज उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील नहीं हुई है, आज 7 बरस हो गए। 5 अगस्त 2018 को उर्दू एकेडमी की मुद्दत खत्म हुई, हुकूमत ने आज तक नहीं बुलाई, जबकि उर्दू काउंसिल ने दूसरी तंजीमों में बहुत आवाज़ लगाई, बहुत सरकार से मुतालबा किया, मेमोरेंडम दिया, जाके मिले, वजीर से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम जो बिहार में 2.5 करोड़ की जो उर्दू आबादी है उसमें कहीं भी आपको उर्दू नज़र नहीं आ रही है, ना ऊपर में देखिएगा, अपना नीचे में देखिएगा, ना पाए में देखिएगा, कहीं भी उर्दू नज़र आती है। उर्दू के साथ हो रहे मजाक का एक और नमूना सामने आया है। दरभंगा के चंदनपट्टी में मानू यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस है। इसके तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज के 3 डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हेड गैर उर्दूदा SC/ST हैं। मानू में नियुक्ति की शर्त रही है कि उम्मीदवार का 10वीं में बतौर एक सब्जेक्ट उर्दू से पास होना लाजमी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इस शर्त को शिथिल कर दिया गया। अब वे बिना उर्दू के ही बहाल हो सकते हैं। उनके लिए छूट दे दी गई है कि वे बाद में उर्दू का कोई कोर्स कर सकते हैं। उर्दू के साथ एक दूसरा मजाक भी चल रहा है। हिंदी नाम वाले ऐसे बहुतेरे मशहूर उर्दू शायर हैं जिनकी स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि में होती है। वो उर्दू रस्मुल खत बिल्कुल नहीं जानते। इन सब से अलग उर्दू की एक ऐसी दुनिया भी है जिसमें मुशायरे और सेमिनार हो रहे हैं। उर्दू अदीब और शायर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर एजाज़ो इकराम से नवाजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उर्दू बड़ी शीरीं और आपसी प्रेम भाईचारे की जबान है। इस मुल्क से उर्दू कभी खत्म नहीं होगी। इस पर कटाक्ष करते हुए अशरफ अली कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वाकई उर्दू ज़बान की शीरीनी से कौन मतलब इनकार करेगा कि कोई भी सुनता है, अगर उसे समझ में भी नहीं आता तो उसे अच्छा लगता है, वो कहता है कि मेरे कानों को अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत अच्छा उसका एस्पेक्ट उर्दू ज़बान का है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। लेकिन देखें, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी जब तक ज़बान के लिए काम नहीं होगा। 2 चीज़ें हैं, उर्दू अदब लिटरेचर एक अलग चीज़ है और उर्दू ज़बान तो NCPUL जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, उसका काम ही है कि लैंग्वेज का वो करे, क्या कहते हैं, उसका फ़रोग करे। और उसको ऐसे प्लान बनाने चाहिए कि नई नस्ल किस तरह से उर्दू पढ़ेगी, स्कूलों में कैसे उर्दू बाकी रहेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए कंटेंट किस तरह से तैयार किया जाए बच्चों के लिए आने वाले दिनों के लिए, है ना। तो ये जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक उर्दू पढ़ने पढ़ाने का तरीका ईजाद नहीं किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि लोग आने वाले दिनों में उर्दू पढ़ें, तो ये शायरी कुछ दिनों के बाद अपना चेहरा बदलेगी, अपना कपड़ा बदलेगी। ये कह सकता हूँ कि वो उर्दू की जो आप रस्मुल ख़त देख रहे हैं वो उतर जाएगी, उसके बाद में उस पर दूसरी चीज़ चढ़ जाएगी, कुछ दिन तक वो बाकी रहेगी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ इस तरह से कहने से नहीं होगा कि उर्दू बड़ी अच्छी है। उर्दू के लिए काम करना होगा। उर्दू के लिए बुनियादी काम यह है कि उर्दू पढ़ने वाले पैदा हों और पढ़ते रहें। और पढ़ने वाले जब पैदा हों तो उनके लिए जो मटेरियल है, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कह सकता हूँ और कंटेंट के हवाले से भी, वो उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब को मीट करने वाला होना चाहिए। अब आप तमाम बातों को एक सूत्र में पिरोएं, तब आपको 2047 में उर्दू कहाँ होगी इसका ठीक ठीक अंदाजा हो सकेगा। दरअसल RSS, BJP और मोदी सरकार 2047 में जिस विकसित भारत की बात कर रही है उसमें उर्दू भाषा के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनके लिए भारत का मूल धर्म, मूल संस्कृति और मूल भाषा ही सर्वोपरि है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं।
इसे आप एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। 27 अगस्त को पटना में उर्दू काउंसिल हिंद के सिल्वर जुबली समारोह को संबोधित करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार के भरोसे उर्दू का विकास नहीं हो सकता। सरकार की सरपरस्ती वाकई देखिए, तहजीब और जुबान, किरदार बनते हैं तहजीब और जुबान से, और ये सरकारी सरपरस्ती में फरोग नहीं पाती। क्या आरिफ मोहम्मद खान यही बात हिंदी के बारे में कह सकते हैं? अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकता। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है।